नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं प्राची फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो ज़माना गया जब पुरुषों को महिलाओं से बढ़कर समझा जाता था। पुरुषों और महिलाओं के बीच की जो विभाजक रेखा है वो सक्षमता की दृष्टि से अब इस ज़माने में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण के इस ज़माने में जो दोहरा रूप हम महिलाओं का देखते हैं, एक घर के भीतर का और एक घर के बाहर का, वो हम सबको मंत्रमुग्ध करता है। तो आज भी हम एक ऐसी ही महिला से बात करेंगे जो कि ना सिर्फ एक माँ है, बेटी हैं, पत्नी हैं, बल्कि एक बहुत जानी मानी होम्योपैथिक की चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैं आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो आज स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम बात करेंगे जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कितने जोड़ होते हैं, तो आप हमें बताइए। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 360 जॉइंट्स होते हैं, बड़े छोटे मिला करके। इसमें कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ सेमी मूवेबल होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं। बर्थ के बाद अगर हम बात करें जोड़ों के बारे में, तो जोड़ क्या है? दो बोन्स जो हैं उनको अगर कहीं पे कनेक्शन किया जाता है, जहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं, उस जगह को हम जॉइंट्स बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। बॉडी में बड़े छोटे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जोड़ों का दर्द शुरुआत कैसे होता है, किस एज में हम देखते हैं कि हमें पेन होने लगता है, या महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही, तो कौन से उम्र से ये शुरुआत होती है? अगर हम उम्र के बारे में बात करते हैं तो ये मिडिल एज मतलब 30-35 एज के बाद, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें ये स्टार्ट होना चालू हो जाता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है गाउट की समस्या, क्योंकि यूरिक एसिड ज़्यादा बड़ा होता है मेल्स में। कई बार अल्कोहल भी एक कॉज हो सकता है, मेडिकेशन भी कॉज हो सकता है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एक टाइप ऑफ जॉइंट पेन है, वो ज़्यादा फीमेल में कॉमन होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम नहीं हो पाता है कई बार, जिससे डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं। बच्चों में भी कई बार देखा गया है। अभी अगर हम देखें आज की जो जीवन शैली है उसमें वेट बढ़ना बहुत कॉमन है, जंक फूड कॉमन है। तो 10 साल के ऊपर के बच्चों को भी कई बार, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ बच्चों में आप जॉइंट पेन देख सकते हैं, या इन्फ्लामेशन, रेडनेस देख सकते हैं। कई बार ग्रोइंग पेन भी होता है, बट ये डिफरेंट होता है बच्चों में। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, शुगरी फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो बच्चों में भी आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मेल्स फीमेल्स दोनों में, और बच्चों में अगर शुगरी फूड है, ओवरवेट है, तो भी आप जॉइंट पेन देख सकते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसा आपने हमें बताया कि अर्थराइटिस, तो ये एक प्रकार का जॉइंट पेन है, तो और भी किस प्रकार के जॉइंट पेन्स होते हैं? देखिए, पहले तो हम जॉइंट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक तो फाइब्रस होता है, दूसरा कार्टिलेजस होता है, तीसरा सैनिवल होता है। जो फाइब्रस है वो मूवेबल नहीं होता है, जैसे कि आपके सर के जॉइंट्स हुए। ये जॉइंट्स हैं मगर ये मूव नहीं कर सकते, आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। कार्टिलेजस जॉइंट्स ये होते हैं, कार्टिलेजस बेसिकली एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो 2 बोन्स के बीच में मिलता है, कुशन टाइप का होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वैसे जॉइंट्स जहाँ पर जैसे कि आपका पेल्विक जॉइंट हो गया है, हिप जॉइंट हो गया है, सेमी मूवेबल है। आप पूरा अपने पेल्विक को, हिप को मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को आप मूव कर सकते हैं। सैनिवल जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे फ्लूइड होता है, जैसे कि आपके एल्बो हो गए, नी हो गया, एंकल हो गया है, यहाँ पे क्या है, पानी भरा होता है जिसको हम सैनिवल फ्लूइड बोलते हैं। उसकी मदद से आप आसानी से अपने जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के जॉइंट्स हैं, और इनमें ही अगर कुछ वियर टियर आता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो फिर हम जॉइंट पेन को उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम जैसे लोगों को पता नहीं चलता कि हमें ये जॉइंट पेन हो रहा है, तो इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चले कि ये जॉइंट पेन है और अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए? पहले लक्षण के पहले मैं कॉज के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम सिम्टम्स पे आते हैं। कॉज के बारे में अगर देखें तो इंजरी भी एक हो सकती है। मान लीजिए कभी आप चोट लगे, कोई एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद लेटर, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है इंजरी, और उसके कारण जॉइंट पेन। बाद में फिर आपको डिस्कम्फर्ट
स्टार्ट होता है और फिर ये लेटर ऑन आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वियर टियर ऑफ जॉइंट्स, अगर आपने बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ किया है, आपके जॉइंट्स को यूज़ किया है, बहुत हैवी स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग जॉगिंग करते हैं, तो भी आपके जो जॉइंट हैं उसमें इन्फ्लामेशन होता है और फिर कई बार पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ फूड्स होते हैं, अगर आप वो कंटिन्यूसली हाई ले रहे हैं लगातार, तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे और आपके जॉइंट में भी पेन चालू हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है, कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन, ये भी एक बहुत मेजर कारण है आज के अगर युवाओं में देखा जाए, यंग एज में अगर जॉइंट पेन होता है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी भी जॉइंट पेन का कई बार एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत सारे कॉमन है, इन्फ्लामेशन हो सकता है एज के कारण, ओवरवेट, अगर आप जीवन भर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आपके लोअर बॉडी पार्ट को, जैसे आपका हिप जॉइंट हुआ, स्पाइन हुआ, आपके घुटने हुए, एंकल हुए, इसमें भी कई बार पेन देखा जाता है। तो अब हम सिम्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर हम डिविजन्स पे जाएंगे तो गाउट, आर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा हैं टाइप्स में, तो हम बेसिक मेन बात करते हैं जो हमको कॉमनली देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम देख सकते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस देख सकते हैं, हम गाउट देख सकते हैं जिसको हम गठियावात भी बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, समटाइम टेंडोनाइटिस भी हो सकता है। तो अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर आप गाउट, जो सबसे कॉमन देखा गया है मेल्स में, फीमेल्स में और यंग जनरेशन में, वो गाउट है। गाउट बेसिकली छोटे जॉइंट के पेन को हम बोलते हैं, जिसको हम गठियावात भी बोलते हैं। ये आपका बेसिकली जो आपके पैर का अंगूठा है, पेन हल्का सा वहाँ से चालू होता है। अगर आप कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहेंगे तो ये बाकी जॉइंट्स पे भी, एंकल हो गया, आपके उंगली हो गए, छोटे छोटे जॉइंट्स पे चालू हो जाएगा। इसको आप कैसे पहचानेंगे? आपको कई बार पेन तो होगा, जैसे कि आप पैर रख रहे हैं ज़मीन पे, आपको अंगूठे पे दर्द हो रहा है, या आप नॉर्मल बैठे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अंगूठे में पेन होगा। रेडनेस, स्वेलिंग आपको ज़रूर दिखेगी। जब भी आप वो जॉइंट को छूते हैं तो आपको लालपन दिखेगा, साथ में हल्का सा गर्म दिखेगा वहाँ का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से। तो ये हम गाउट के बारे में बात करते हैं। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे चेंजेस चालू होते हैं, वियर टियर होने लगता है और इसमें फिर आपको पेन होता है। ये एक्यूट यूजुअली देखा जाता है। इसमें ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि मीनोपॉज हो रहा है या हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ओवरवेट है, खान पान ठीक नहीं रख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब की अगर डिफिशियंसी है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस, ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि बड़े जोड़ों का पेन हो सकता है। इसमें कई बार डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं, जैसे बाकी में डिफॉर्मिटीज़ मतलब हड्डियों का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन रूमेटिक आर्थराइटिस क्रॉनिक है, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है। अगर आप शुरू में ही सतर्क हो जाते हैं तो आप ये सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं। और डिफॉर्मिटीज़, जैसे कि उंगली आपकी अभी नॉर्मल है, अगर आप रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो कुछ समय के बाद ये जो उंगलियां हैं वो ऐसे करके टेढ़ी हो सकती हैं, और अगर एक बार ये हो गई तो फिर ये नॉर्मल नहीं होती हैं। तो इसलिए रूमेटिक आर्थराइटिस है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की बात करते हैं जॉइंट्स में, तो बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कई बार पेन होते हैं जॉइंट्स में, जैसे कि हेपेटाइटिस सी हो गया है, वायरल फीवर हुआ है, चिकनगुनिया आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है। ऐसे कंडीशंस में भी कई बार आपको जॉइंट पेन होता है, बट जब आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है या आपने वो पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर दिया है तो आपके जो जॉइंट पेन है वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, और ये भी साइन सिम्टम्स है। तो अगर आपको बड़े या छोटे जॉइंट में कभी भी हल्का सा पेन होता है, मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, डेली रूटीन आप नहीं फॉलो कर सकते, स्टिफनेस है, चाहे वो यहाँ हो, बैक में हो या किसी भी बॉडी में हो, तो आप समझ जाइए आप जोड़ों के दर्द के शिकार हो रहे हैं। इनिशियली अरेस्ट करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं होगा, ये क्रॉनिक नहीं होगा और आप तुरंत ठीक हो सकते हैं। तो जैसा हमने समझा कि लाइफस्टाइल और खाना पीना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट भी गलत साबित हो सकता है और वर्कआउट नहीं करना भी बहुत गलत साबित हो सकता है। तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है ये सारे जॉइंट पेन होने के वजह से। तो कैसा लाइफस्टाइल हमारा रहना चाहिए? क्या हमें एक बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, हमें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना हो? हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी और बच्चों को भी? देखिए,
अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं जॉइंट पेन आपको आगे फ्यूचर नहीं हो, सबसे पहली चीज़ ओवरवेट मत होइए। अगर आप ओवरवेट हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या किसी भी जॉइंट को यूज़ करने से भी वेयर टियर ज़्यादा होता है, तो वो आपको ज़्यादा नहीं करना है। एकदम बैठे भी नहीं रहना है। जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी रहती है, उनमें भी जॉइंट पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत देखी जाती है। अगर हम बात करें फूड क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इनमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, और ये धीरे 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 हम इग्नोर जब करने लगते हैं या ये फूड कंटिन्यू रखते हैं, तो ये इन्फ्लामेशन बढ़ता रहेगा कंटिन्यूसली और आपके जॉइंट को क्रॉनिक में लेके चला जाएगा, और फिर आप क्रॉनिक सीवियर पेन के शिकार हो सकते हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिवेंटिव पे जाते हैं, वेट लॉस कीजिए, हल्का बहुत एक्टिव रहिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए और डाइट ज़रूर फॉलो कीजिए। स्लीप मस्ट है, जैसे मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप परफेक्ट स्लीप लेते हैं तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन काफ़ी कम होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जॉइंट पेन से रिलेटेड है। अगर आपको हो गया है, जॉइंट पेन के शिकार है, आर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, गाउट है, तो हर उसमें कुछ ना कुछ फूड आपको फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं कि डाइटरी फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेयरी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं और उनको जॉइंट पेन है ऑलरेडी, तो वो अगर डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, उससे बनी हुई कुछ भी चीज़ें लेते हैं, तो वो हो सकता है उनके पेन को ज़्यादा बढ़ा दे। आपको शुगर, फूड, सॉल्ट, ये इनटेक कम करना चाहिए। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप मेडिकेशन अपना फॉलो करें, साथ में कुछ फूड हैं वो अवॉइड करने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया शुगर, सॉल्ट हो गया, हाई प्रोसेस फूड नहीं लेना है, रेड मीट नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, माइल्ड वर्कआउट करना है, बहुत ज़्यादा वियर टियर नहीं करने हैं आपके जॉइंट्स को। जब हम बैठते हैं हमारा पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम स्ट्रेट बैक लेके बैठते हैं, आजकल हम मोबाइल, लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली हम ऐसे करके बैठते हैं, तो समटाइम्स पोस्चर के कारण भी आपको सीवियर पेन होता है, बाद में वो इन्फ्लामेशन में चला जाता है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप गाउट के पेशेंट हैं तो आपको अल्कोहल स्टॉप करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, टमाटर, हरे साग सब्जी भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है और आपके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। पेन इतना सीवियर भी हो सकता है कि आप कई बार बिस्तर में बेड रिडन भी हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन को भी आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो जैसा हमने देखा कि हम हमेशा सोचते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे शरीर को हमेशा लाभ ही देते हैं, लेकिन अभी हमने जाना कि हरी सब्जियां भी हानिकारक हो सकती हैं जब आपको जॉइंट पेन का इशू हो रहा है। तो हम जैसा देखते हैं कि जब जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो पैर है वो उसका शेप और साइज़ बदलने लगता है, तो ज़्यादातर लोग सर्जरी सजेस्ट करते हैं, बट लोग सर्जरी से काफ़ी डरते हैं। तो होम्योपैथी में ऐसा क्या है जिससे सर्जरी में हमें ना जाना पड़े, उसके पहले ही ये ट्रीट हो सके? देखिए, अगर आपको ये साइन सिम्टम्स मिलते हैं तो आप होम्योपैथी ज़रूर लें, क्योंकि ये आपको इनिशियली एक्यूट कंडीशन में ही स्टॉप कर देगा पेन और आपको सर्जरी तक नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताई, अगर आप वो जीवन भर फॉलो करते हैं तो आपको आपके 30s 40s के बाद ये पेन नहीं होगा। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्ट पॉस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगा? अगर आपको हल्की सी भी स्टिफनेस है कहीं पे बॉडी में, या आपको टेंडरनेस है, मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, या जैसे हम सुबह उठते हैं और हम अपने पैर को ज़मीन पे रखते हैं, तो ये बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरी एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स लेके आते हैं, होम्योपैथी में जैसे मैंने बताया इंडिविजुअलाइजेशन होता है, आपके हर सिम्टम्स को हम काउंट करते हैं और उसके बेस में रिपोर्टराइज करके आपको आपके स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइजेशन मेडिसिन देते हैं, जो कि एक्यूरेट होती है और छोटे टाइम पर वर्क करती है। ये बहुत मिथ है लोगों में कि होम्योपैथी बहुत देर से करेगी। होम्योपैथी देर से रिजल्ट नहीं देती है। अगर आप तुरंत एक्यूट कंडीशन में आते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी एक्यूट होंगे, लेकिन अगर आपके जॉइंट में चेंजेस हो गए हैं, हड्डी टूट गई है, सैनिवल फ्लूइड खत्म हो गया है, तो होम्योपैथी क्या कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको टाइम लगना ही है, बिकॉज यू आर इन अ क्रॉनिक कंडीशन। और अगर बोन चेंजेस हो चुके हैं तो वो कोई भी मेडिकेशन से वापस नहीं आएंगे, खाली आपको उसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा पहले सोचें होम्योपैथी लेने के लिए, जिसमें आप कभी क्रॉनिक कंडीशन में जाए ही ना।
तो होम्यो जैसा हम देखते हैं कि जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और भी कई तरीके के स्टेरॉइड्स लेते हैं, उससे काफ़ी हमारे शरीर को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हानिकारक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए। तो होम्योपैथी भी, क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, होम्योपैथी एकदम सेफ है, नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छी बात यह है जॉइंट्स पेन में कि जॉइंट पेन क्योंकि क्रॉनिक होता है तो आपको लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हो सकता है वो 1 साल हो, 2 साल हो, या आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। तो इस केस में अगर आप होम्योपैथी ऑप्ट करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप जीवन भर अगर दवाई खाते हैं, जैसे आपने कहा स्टेरॉइड्स खाया, पेन किलर्स खाए, तो ये कहीं ना कहीं आपके लीवर, किडनी को डैमेज करता है। अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई और बीमारी है तो आपका अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स है वो वैसे भी वीक होते जा रहे हैं, साथ में आप स्टेरॉइड्स पे हैं, एंटीबायोटिक पेन किलर्स पे हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने बॉडी को और वीक कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो वो आपको एक सपोर्टिव सिस्टम है। पहली चीज़ वो आपके पेन को कम करता है, दूसरी चीज़ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, और थर्ड कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लंबे समय तक ले सकते हैं। तो इट इज़ टोटली सेफ टू टेक इन एनी एज एंड एनी जेंडर। तो जैसा कि जैसा आपने अभी हमें बताया कि ये बिल्कुल भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो जैसे हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जैसे डायबिटीज़ जिसको होती है, क्या उसको जॉइंट पेन का ज़्यादा शिकायत होने लगता है या फिर ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं लोग जॉइंट पेन के लिए? देखिए, जब डायबिटिक कोई पेशेंट आता है आपके पास तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिकेशन पे होता है। डायबिटीज़ या तो फिर अर्ली एज में हो सकता है, टाइप 1 या टाइप 2 दोनों हो सकते हैं, या जुवेनाइल भी कई बार होता है बच्चों में, जिसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो नर्व्स होते हैं, न्यूरोपैथी जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी डेवलप होने लगते हैं अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। उसके साथ आपको जॉइंट पेन्स आएगा, माल न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी, आप भले सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, चाहे वो विटामिन डी हो, फॉस्फोरस हो, कैल्शियम हो, बट उसका डिपोजिशन एक सर्टेन एज के बाद नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जॉइंट पेन्स ज़्यादा देखे जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका ओवरवेट है, और तब आप डायबिटिक भी हैं, तो आप ओवरवेट के कारण भी आपके जॉइंट्स को जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मेडिसिन जो लेते हैं उसके कारण भी कई बार आपका जॉइंट पेन एग्रावेट हो जाता है। कुछ मेडिकेशन होते हैं जो आपके जॉइंट पेन को एग्रावेट करते हैं, कुछ मेडिकेशन है वो आपके न्यूट्रिशन पे एक हिंड्रेंस पैदा करता है। तो डायबिटिक कंडीशन में देखा गया है कि जॉइंट पेन जो है वो थोड़ा कॉमन होता है विद न्यूरोपैथी। तो जैसा हमने जाना कि कभी भी हमें दूसरों के परामर्श से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जब भी हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, चाहे वो छोटी से अंगूठों के बीच में, जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि अंगूठों के बीच में भी अगर दर्द हो रहा है तो वो भी आगे बढ़कर बहुत सीवियर हो सकता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम सही टाइम पर, सही वक्त पर डॉक्टर का परामर्श लें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जॉइंट पेन सभी को होता है, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को। तो क्या रेशो है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है? इसका क्या कारण हो सकता है? जब तक मीनोपॉज नहीं होता है फीमेल्स में जॉइंट पेन ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं। तो दैट मीन्स टिल 40 फीमेल्स आर सेफ, क्योंकि मीनोपॉज नहीं हुआ है, दे हैव गुड हार्मोन्स, तो उनकी बॉडी सेफ है। बट सडनली जब मीनोपॉज होने लगता है, बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण उनको जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। अगर हम देखें, जो महिला हमेशा से ओवरवेट रही है उसमें ज़्यादा चांसेस है जॉइंट पेन होने के, जो कि लेटर ऑन आफ्टर 40-45 स्टार्ट होता है और 60-65 पे वो एकदम बेकार हो जाता है। चाहे वो आपके स्पाइन हो, चाहे आपके घुटने हो, चाहे आपका शोल्डर हो या एंकल हो। मेल में कॉमनली हमने देखा है आर्थराइटिस, गाउट, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, क्योंकि अल्कोहल इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो जिम जा रहे हैं वो सप्लीमेंट्स भी कई बार अब लेना चालू कर चुके हैं, जो कि स्टीरॉइड्स बेस भी हो सकते हैं कई बार। तो वैसे कंडीशन में भी अगर आप देखें तो मेल्स में कॉमन होता है, बच्चों में काफ़ी कम है। बट रेशियो अगर देखें तो 2% के हिसाब से हम बोल सकते हैं बच्चों में। अगर ओवरवेटेड हैं या बहुत इंजरी लगी है या वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुगर फूड, सॉल्टी फूड ज़्यादा इंटेक है, तो 10 साल के होते होते 10 के बाद इनमें भी आप ये साइन सिम्टम्स देख सकते हैं। तो जैसे होम्योपैथी का इलाज चलते हुए क्या फिजियोथेरेपी भी ज़रूरी है? अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है तो होम्योपैथी से, जैसे आपने बोला कि एक बार जब शेप ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग वापस उस शेप में नहीं ला सकते, हम सिर्फ उसको दर्द को
पैलेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी इम्पॉर्टेंट है क्या? देखिए, जॉइंट पेन, चाहे वो बड़े जॉइंट का पेन हो या छोटे जॉइंट का पेन हो, फिजियोथेरेपी इज मस्ट। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं 60-65 जिनको डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए, या फ्रैक्चर के बाद आए हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि फिजियोथेरेपी मस्ट है। बिकॉज क्यों करना है फिजियोथेरेपी वो आप समझिए, क्योंकि वो आपके जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है और जॉइंट को जो मसल्स कवर कर रही है उसको भी स्ट्रेंथ देता है। तो अगर किसी कारण से आपके जॉइंट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, तो भी आपको जॉइंट पेन होगा। आपको किसी भी तरीके का जॉइंट पेन है, आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करते हैं इंक्लूडिंग होम्योपैथी मेडिसिन, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने वो मसल्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्प किया है थ्रू फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो आपका जो पेलिएशन है वो और फास्ट हो रहा है। और अगर फास्ट करवाते हैं, यंग एज में करवा रहे हैं, स्टीरॉइड्स पे नहीं है, आपकी बॉडी यंग एज में जल्दी हील होती है, तो कई बार इसका परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाता है और आपको रिप्लेसमेंट, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन है, वो नहीं करना पड़ता है। जैसा आपने बताया जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, तो लोगों को काफ़ी ये सोचते हैं कि ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जॉइंट पेन एक एज के बाद होता है, 60-65, जब तक ऑलरेडी वो शेप ख़राब हो चुकी है। और लोग बहुत डरते हैं कि सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं, सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी चल ना पाएँ। तो आप सर्जरी के बारे में क्या सोचते हैं? सर्जरी के बारे में यही बोलूँगी कि जब इनिशियली आपको साइन सिम्टम्स आते हैं जॉइंट पेन के, प्लीज़ प्रेफर होम्योपैथी फर्स्ट, क्योंकि आपको रिजल्ट्स क्विक हैं, फास्ट हैं और आप जॉइंट पेन के तरफ नहीं जाएंगे और रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। कुछ पेशेंट मेरे पास अभी भी हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बोला है बट उन्होंने प्रेफर नहीं किया, बिकॉज 50-50 रिजल्ट्स हैं। आपको आफ्टर ऑपरेशन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसके बाद आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन 6 वीक के लिए, तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट आपने ऑपरेशन करवाया है वो सक्सेसफुल हो। बट इन फ्यू केसेस वो नहीं हो पाता है और आप फिर और वर्स कंडीशन में हो जाते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं अभी भी क्लिनिक में जिन्होंने जॉइंट पेन ऑपरेशन करवा लिया है, रिप्लेसमेंट हैज़ बीन डन, लेकिन उनको अभी भी पेन है कंटिन्यू या बैठने उठने में पेन है। तो होम्योपैथी वहाँ पे भी बहुत अच्छी वर्क करती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो नहीं करवाना चाहते हैं, जैसे आपने बोला, तो उस कंडीशन में अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप एज अ पैलिएटिव होम्योपैथी कंटिन्यूसली 1 साल, 2 साल, 5 साल या जीवन भर यूज़ कर सकते हैं विथ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड गुड डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल। इससे आप जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं और आपका जो पेन है, आपकी जो डेली मूवमेंट है जिसका रिस्ट्रिक्शन हो रहा है और आप डे टू डे लाइफ नहीं कर पा रहे हैं अपना वर्क, उसमें भी आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, तो जैसा अर्थराइटिस के बारे में तो हमने बात की, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ऑफिस जो लोग जाते हैं बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो बैक पेन भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो क्या पोस्चर होना चाहिए, या एक टाइम तक बहुत देर तक हम एक ही पोजीशन में खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें बहुत दर्द होता है। तो क्या पोस्चर होना चाहिए, कितने टाइम में हमें बदलते रहना चाहिए, इसके बारे में? देखिए, हर आधे घंटे में आपको आपका पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपका सिटिंग जॉब है, बहुत देर तक आप बैठ रहे हैं, तो हर आधे घंटे से 45 मिनट्स में आपको एक बार खड़े होकर एक छोटा सा राउंड लेकर आना चाहिए। अगर आप वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप पे करते हैं, तो ये जो आपका सर है, ये स्पाइन से नीचे तक लेकर के ना एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ना कि ये ऐसे बहुत होना चाहिए और ना ही ये ऐसे होना चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी अनकंफर्टेबल पोस्चर पे रहते हैं तो पेन होना ही होना है। बट इसको आप कुछ होम्योपैथी के साथ और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं। बट मेन अगर आपका है बहुत ज़्यादा तक वेट वर्क करना है या आपका पोस्चर प्रॉब्लम है, तो आपको मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें, आप अपने पोस्चर को मेंटेन करें, क्योंकि अगर पोस्चर नहीं है सही तो अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस, वियर एंड टियर होते हैं जॉइंट्स में, जो कि वापस रिप्लेस आप नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके पोस्चर को मेंटेन करके रखें। अगर खड़े भी हो रहे हैं तो बीच बीच में आप थोड़ा देर गैप लें, ब्रेक लें। अगर आप लॉन्ग जर्नी में, आपने देखा होगा कि घुटनों में और एंकल्स में बहुत पेन होता है, तो उस कंडीशन में आपको पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, जिसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर हो और आपके पेन सेंसेशंस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाए।
घर पे भी हम अगर देखते हैं कि आप कुछ हॉट और कोल्ड थेरेपीज भी लेते हैं, तो अगर आप डेली वर्किंग है या ऐसी कोई कंडीशन है तो आप हफ्ते में 2 दिन 4 दिन हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशंस ले सकते हैं, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके जॉइंट पेन को भी कम करता है। जी। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं जितना जानना चाहूँ उससे और आपसे जानूँ, बट हमारे पास समय बहुत कम है। तो अंत करने से पहले आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आखिरी सलाह क्या देना चाहेंगे जिससे वो अपना ये जॉइंट पेन किसी को ना हो, हम सबकी जान बचा सकें? तो आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? वेट मत करो कि मुझे जॉइंट पेन हो तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अभी से, आज से, इसी वक्त से आप एक हेल्दी हैबिट स्टार्ट करें, हल्की बहुत एक्सरसाइज करें, कम से कम हफ्ते में 3 दिन आप एक्टिव रहें, आधे घंटे से 1 घंटे की वॉक लें, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सॉल्ट और शुगर इंटेक को कम कर सकते हैं। आप फ्राइड फूड, मीट, हाई प्रोटीन नहीं खाइएगा, ये ज़रूरी है। अगर आपको पेन सेंसेशंस हो रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस होम्योपैथी लीजिए और वेट लूज़ कीजिए। इससे आप तुरंत अपने जॉइंट पेन को आराम दिला सकते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्टिव भी रहेगा। तो हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है, हमें काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक जगह जब खड़े होते हैं या फिर जब बैठ जाते हैं बहुत देर तक तो हमारे जोड़ों में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो हमें फ़िट रहना ज़रूरी है, वर्कआउट करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं जिससे वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित हो। जब भी हमें दर्द हो सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और लाभदायक रहा होगा उनके लिए ये सारा परामर्श आपके द्वारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ हमारे कार्यक्रम में आने का, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा के साथ। तब तक के लिए जोहार।